हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ्स का बेसिक का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम 23-24 सेशन के लिए। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं एंड फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़फुल है, तो इसलिए इसे आप समझ भी सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम सेक्शन ए और बी का, और फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका सी, डी और ई का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। डिटेल सोल्यूशन है। तो एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट करके बताइए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन ए और बी। तो सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन ए के क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के सोल्यूशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर आर। तो एक कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम ना हो, है ना। दो ही टाइप के नंबर होते हैं, एक प्राइम होते हैं और एक कंपोजिट होते हैं, है ना। तो कंपोजिट नंबर जैसे कि 4, ये आपको प्राइम नंबर तो सबको पता है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं, और 1 के टेबल में तो ऑब्वियसली सभी आएंगे। तो जिनका एक तो 1 फैक्टर होता है और एक वो खुद फैक्टर होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो जो प्राइम ना हो, जैसे 2, 3, 5, ये तो प्राइम नंबर्स है। बट कंपोजिट क्या है, 4। क्यों है ये कंपोजिट, क्योंकि ये 1 और 4 में तो आता ही है, इसके अलावा ये 2 में भी आता है ना। ऐसे ही 9 देख लो, 1 में भी आता है, 9 में भी आता है, और साथ में ये 3 में भी आता है। जैसे कि आप 15 देख लो, 1 में भी आता है, 15 में भी आएगा, उसके अलावा ये 3 में भी आता है, 5 में भी आता है ना। तो यानी कि प्राइम नंबर तो वो होते हैं जिसका एक फैक्टर तो 1 होता ही होता है, इसके अलावा वो खुद अपना फैक्टर होते हैं। तो यानी प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, है ना, तो उनको हम कंपोजिट कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम क्या था इसका आंसर, नंबर ऑफ फैक्टर कंपोजिट नंबर में कितने होते हैं, मोर देन 2। ओके, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, मोर देन 2, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है, फर्स्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट आपको दिया है, बी पॉइंट दिया है एंड डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो रेशियो निकालना है जिसमें ये लाइन जो है पूरी ए बी पॉइंट से बनी है। एक पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो आपको निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमें क्या करना होता है, ये लाइन बनानी होती है। ये जो पॉइंट है ए एंड बी, ये आपको गिवन है 1 - 4 4 2, एंड जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस में एक्स होता है बट वाई 0 होता है, तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। उसके बाद ये रेशियो पूछे आपसे, तो रेशियो आप जब निकालना हो तो के रेशियो 1 मान लिया करो, वैसे वो एम एन होता है रेशियो, ठीक है। और ये पॉइंट होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं ताकि रेशियो निकल जाए ना। तो रेशियो निकालने के लिए आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करोगे, तो ये x पॉइंट होता है, ये y पॉइंट होता है। तो x निकालने के लिए तो m को x2 से प्लस n को x1 से, m को x2 से और n को x1 से मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करो, और नीचे m प्लस n, m और n क्या है, रेशियो है ना। उसके बाद ऐसी y कोऑर्डिनेट, ये वाला बीच का पॉइंट में एक x होगा और एक y होगा। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, m को y2 से मल्टीप्लाई करो, फिर n को y1 से मल्टीप्लाई करो, n प्लस करो और फिर m प्लस n। तो ये सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम ये जो अंदर का पॉइंट है, ये x और y ये निकाल सकते हैं, या फिर ये रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो जब ना पता हो तो k रेशियो 1 लेना चाहिए, m को k मान लो, n को 1। अब यहाँ से देखो x को मैंने पुट किया x ही है, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है तो वो तो x ही होगा, है ना। बाकी m क्या है आपके पास, k, और n क्या है 1, यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए। x2 क्या है आपका 4, और x1 क्या है, x1 आपका 1 है, m प्लस n k प्लस 1 हो जाएगा, है ना। बट यहाँ से तो कुछ भी नहीं निकल पाएगा क्योंकि x भी नहीं मालूम, k भी नहीं मालूम। तो जब भी आपको x एक्सिस का पॉइंट बोले तो आपको ना इस साइड से आपका k निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y की जगह वैल्यू पता है ना 0, तो y की जगह यहाँ 0 रख लो एंड बाकी सब वैल्यू पुट कर दो, m और n को k और 1 पुट कर दो। उसके बाद y2 और y1, यहाँ पे y2 देखो k के साथ y2 आता है तो 2 आ जाएगा, एंड 1 के साथ क्या आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई में, और फिर 2k हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो 2k - 4 अपॉन k + 1 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये k + 1 तो 0 बन जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो,
और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 2k-4। तो यहाँ से आप के लिए सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से तो होगा नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप खुद ही समझ जाओ एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो सॉल्व कहाँ से होगा, इस साइड से सॉल्व होगा। तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से लिख सकते थे। ठीक है, तो 2k-4 = 0, तो 2k आ जाएगा 4, क्योंकि ये -4 इधर जाएगा +4 एंड k को निकालना है तो 2 को डिवाइड ले जाओ तो 2/1, यानी कि रेशो क्या आ जाएगा 2:1। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन, रेशो क्या आ गया आपका 2:1, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बी 2:1 आपका करेक्ट होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके आपको y की साइड से k को निकालना था, क्योंकि x तो पता नहीं था ना, तो यहाँ से लिखने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था, यहीं से लिख लेता है। तो रेशो क्या आ गया आपका 2:1, तो ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स PQR एंड XYZ, PQ का XY के साथ रेशो, QR का YZ के साथ रेशो और PR का XZ के साथ रेशो इक्वल है, तो आपको पूछे कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होंगी, है ना, ये सिमिलर का साइन है। तो PQR और XYZ में देखो, PQ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाया इन्होंने XY, QR के कॉरस्पॉन्डिंग YZ और PR के कॉरस्पॉन्डिंग XZ। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को PQR लिखना चाहती हूँ, ठीक है, PQR, तो PQ ये साइड है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड लानी है, XY। तो PQ को आपने ऐसे लिया है तो XY को भी ऐसे ले लीजिए, और फिर QR को आपने ऐसे लिया है तो QR की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है YZ को ऐसे ले लीजिए, और फिर ये PR है तो PR की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी XZ, तो XZ ऐसे आ जाएगा, है ना। ये इसके बराबर है, एक कट लगा दो, सिंगल कट, ये डबल कट लगा दो, ये इसके बराबर है, बराबर मतलब बराबर नहीं है, रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो। तो ये वाला रेशो इसके साथ है और ये वाला रेशो इसके साथ है, तो इसमें डबल कट लगा दो, इसमें ट्रिपल कट लगा दो। तो अगर इसका नाम आप PQR लिख रहे हो ना, 1 से डबल पे रोटेट कर रहे हो, 1 कट से डबल कट पे, तो PQR, तो इसको कैसे लिखोगे XYZ, या फिर इसको आप PRQ ऐसे नाम लिख रहे हो, ट्रिपल कट से सेकंड कट पे रोटेट कर रहे हो तो इसको कैसे लिखोगे XZY से, है ना। तो नाम ऐसे लिखा जाता है, अदरवाइज़ आप एक ही करके नाम देखो PQ के कॉरस्पॉन्डिंग XY आना चाहिए, QR के कॉरस्पॉन्डिंग आपका YZ आना चाहिए और PR के कॉरस्पॉन्डिंग XZ आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं QR को देखूँ, स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स देखो QR है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनके ZX आ रहे हैं, तो QR के कॉरस्पॉन्डिंग ZX आ रहा है, जबकि QR के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए था YZ, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। इधर देखो QP स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स है, QP यहाँ पे स्टार्टिंग का कितना है ZY, QP के कॉरस्पॉन्डिंग ZY, तो यहाँ पे QP के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है YX है। QP अगर लिखोगे तो इसको YX लिखना पड़ेगा ना, तो यानी कि ये आपका QP के साथ ZY आ रहा है, YX या XY थोड़ा ना आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा सिमिलर, है ना। इसको देखो, इसमें PR के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है XZ, PR के कॉरस्पॉन्डिंग XZ, PR के कॉरस्पॉन्डिंग XZ, यस ये वाला ठीक है, PR के कॉरस्पॉन्डिंग XZ। और अगर मैं RQ के कॉरस्पॉन्डिंग देखूँ तो ZY आ रहा है, RQ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है ZY, RQ के कॉरस्पॉन्डिंग ZY, यस RQ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है ZY। और PQ के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, PQ के कॉरस्पॉन्डिंग तो ये क्या है XY, PQ के कॉरस्पॉन्डिंग XY, यानी ये वाला आपका ठीक है ना। बाकी इसको भी चेक कर लो, RQ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है YZ, RQ के कॉरस्पॉन्डिंग YZ आ रहा है, RQ है तो ZY आना चाहिए था, तो ये भी गलत ही है। दूसरा देखो QP है, QP के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है ZX, QP के ZX है कोई नहीं, ये गलत है ना, तो ये वाला ठीक है आपका। तो ऐसे करके आप कॉरस्पॉन्डिंग देखा करो, इसके स्टार्टिंग के 2 लिए तो इसके भी स्टार्टिंग के 2 लो और देखो कि वो इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो ये आंसर C आपका इसका करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन C सही है ना। किसने ये आंसर लिखा कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ़ द शेडो ऑफ अ गर्ल एट इंस्टेंस इज √3 टाइम्स ऑफ हर हाइट देन द सन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, तो अगर एक लड़की की शेडो उसकी हाइट का √3 टाइम्स है तो सन कितने पे इंक्लाइंड है, यानी सन का थीटा फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे जब भी शेडो और हाइट वाला क्वेश्चन हो तो ये हाइट होती है, तो शेडो कहाँ बनेगी, ये हाइट ऐसे होगी वर्टिकली, तो शेडो हॉरिजॉन्टली बनती है, ठीक है। तो हाइट अगर h है तो शेडो बोला है
हाइट का √3 टाइम्स है, तो हाइट h है तो उसका √3 टाइम्स कर दो √3h, तो ये शेडो आ जाएगी। अब आपको ये एंगल निकालना है, इंक्लिनेशन निकालना है थीटा। तो आपको दिख रहा है कि आपको ये और इसका यूज़ करना है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, तो h/√3h ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये एंगल है ना, यहाँ पे जहाँ एंगल होगा वो बेस होगा, ये बेस के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो आपने इन दो का यूज़ करना है ना, e/a, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। अब आपको h से h कैंसिल, तो ये 1/√3, अब ये 1/√3 और यहाँ tan थीटा, हमें थीटा निकालना है, तो इस tan थीटा, ये tan थीटा की फॉर्म में, तो इसको भी tan थीटा में लेके आओ। तो ये कब होता है tan थीटा, टेबल से याद करो, tan 30 पे होता है ये। 1/√3 कब होता है tan 30 पे, तो tan 30 tan थीटा के बराबर है, तो थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी कितना एंगल आ जाएगा 30 डिग्री का। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एरिथमेटिक मीन ऑफ m+2 m+4 m+6 5 है, तो आपको m फाइंड करना था। तो देखो एरिथमेटिक मीन का मतलब मीन से है, तो मीन आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। तो सम, ये ऑब्जर्वेशन से आपके पास 4 कॉमा लगाए ना, देखो, तो ये क्या है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो चारों ऑब्जर्वेशन को हमने प्लस कर दिया, ये कॉमा हटाओ प्लस, ये प्लस प्लस, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है आपने इनको प्लस कर दिया। और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4, कॉमा यहाँ लगाए ना, देखो कॉमा यहाँ लगा तो ये एक है, फिर ये पूरा एक ही है, और फिर ये एक है और एक ये है, तो 4 ऑब्जर्वेशन है आपके पास है ना। और मीन इनका कितना बोला इज़ 5, मीन इज़ 5 यानी ये मीन है, तो मीन कितना दिया है 5 दिया है। अब ये फ्रैक्शन बना हुआ है ना पूरा, तो इसे भी फ्रैक्शन बना के 1 लिख दो नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जाए तो 20 हो जाएगा, और ये 1 इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो यहाँ तो 20 बन जाएगा। अब ये एम कितने एम है 4 एम है, एम 4 एम है, और बाकी नंबर्स कितने हैं 2 4 6 6 12 है ना, और ये पूरा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो 4m + 12। अब 4m निकालना है आपको, तो पहले +12 को इस साइड भेजो, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नंबर के पास चला जाएगा। उसके बाद 20 - 12 कितना होता है 8 होता है, और फिर m निकालना है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 2 आंसर है इसका। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तो देखिए क्वेश्चन 6 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 0 tan 1 cos 2 tan 3 tan 89 cos 90। अब देखो यहाँ पे cos की चेन भी आ रही है और tan की चेन भी आ रही है, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब cos की चेन होती है ना, तो जहाँ भी cos की चेन में cos 90 आ जाए, तो cos 90 की वैल्यू पता है ना 0 होती है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे cos की चेन भी है और tan की चेन भी, बट cos 90 तो आया है ना, यानी कि जब भी किसी भी चेन में cos 90 मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो तो 0 होता है ना cos 90 की वैल्यू, तो पूरी मल्टीप्लाई को वो क्या कर देगा 0 ही तो कर देगा, तो इसका आंसर क्या होगा 0। तो यहाँ पे tan की चेन भले ही आ रही है बट cos 90 तो आया है ना, तो cos 90 जब भी आएगा और मल्टीप्लाई में आएगा तो ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जिससे पूरी चेन आपकी 0 हो जाएगी। तो भले ही आप इनको लिख दो, ठीक है, फिर cos 0 1 लिख दो, पुट कर दो cos 0 की वैल्यू 1, tan 1 की तो हमें पता नहीं है, फिर cos 2 की भी नहीं पता, tan 3 की भी नहीं पता, tan 89 की भी नहीं पता, बट cos 90 की तो पता है ना 0, और 0 किसी भी मल्टीप्लाई में आता है ना तो पूरी चेन को 0 बना देगा, तो यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका एक k² - x + kr इक्वल है, तो k फाइंड करना है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरोज़ इक्वल है, तो जीरोज़ इक्वल की कंडीशन लगानी है आपको। तो जीरोज़ इक्वल की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर रख देते हैं। जब भी जीरोज़ इक्वल हो, 0 मतलब रूट इक्वल हो, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे है, b² - 4ac, और ये कितना है 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, यानी ये किसकी इक्वल होना चाहिए 0, क्योंकि जीरोज़ इक्वल बोले है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर, और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है b² - 4ac। अब देखो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से आप abc निकाल लेना। a क्या होता है जो x² के साथ है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक कैसे लिखा जाता है ax² + bx + c है ना, तो x² के साथ a होता है, x² के साथ क्या है यहाँ पे k, तो a कितना आ जाएगा k। b क्या होता है जो x के साथ है, x के साथ यहाँ कितना है, देखो यहाँ आगे 1 है, तो और माइनस भी लेना होता है, तो ये -1 है b, और c जो बचा हुआ है k,
है ना। तो ये ABC आपने निकाल लिया। इस वैल्यू इसमें बी, इस डिस्क्रिमिनेंट में B² - 4AC में ABC की वैल्यू यहाँ से जो लाए हो ये पुट कर दो। B की जगह क्या रखोगे -1 और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है -4। A की जगह क्या पुट करोगे K एंड C की जगह भी क्या पुट करोगे K एंड डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है 0 के। अब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो पावर 2 है ना तो पॉजिटिव बना देगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1 2 बार है तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और ये 4K स्क्वायर हो जाएगा, है ना। K 2 बार है ना, 4K स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 1 - 4K स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा। 4K स्क्वायर को आप यहीं पे रखो, इसी साइड रखो, तो इसका साइन तो चेंज नहीं होगा बट ये यहाँ जाएगा, नंबर के पास जाएगा तो ये प्लस की जगह यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस काट सकते हो। K² निकलेगा तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्क्वायर हटता है जब भी यहाँ से, और जब K² से K निकालते तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा। 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, सबको पता है ना। 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, और जब भी रूट हटता है ना तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। तो K की वैल्यू आपकी +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है। ऑप्शन B इसका करेक्ट हो जाएगा, +-½ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, MN AC के पैरेलल है और ये रेशियो आपको वो हाफ दी है। MN और AC का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, उसके बाद MN जो है AC के पैरेलल है। ABC में MN AC के पैरेलल है, AC ही है ना तो MN ऐसे पैरेलल आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमें क्योंकि कौन सा रेशियो BN/NC, एक तो ये BN के साथ NC लिया है, BN/NC और BM/MA, ठीक है। ये हाफ दिया हुआ है, इसका ये अपॉन ये और ये अपॉन ये रेशियो तो आपको ये BN/NC और BM/AM हाफ दिया है। और साथ में आपको निकालना कौन सा रेशियो है, MN और AC का। और मैंने आपको बता रखा था जब भी आपको किसी ट्राइंगल में सिमिलर ट्राइंगल एक ट्राइंगल में अगर लाइंस पैरेलल है तो अगर सिर्फ ये वाले रेशियो यूज़ करने होते ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, तब तो आप BPT लगाया करो, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। लेकिन अगर आपको अंदर वाली साइड को भी रेशियो में लाना होता है तो फिर आप BPT की जगह सिमिलैरिटी थ्योरम लगाया करो। मैंने आपको बताया था जब भी अंदर वाली साइड या तो निकालनी हो या उनका रेशो आपको दिया हो या रेशो निकालना हो तो आपको BPT नहीं लगानी, आपको तब सिमिलैरिटी थ्योरम लगानी। तो सिमिलैरिटी थ्योरम में हम ये छोटा ट्राइंगल ना बड़े के क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। छोटा ट्राइंगल बड़े के सिमिलर करते हैं और उनके फिर साइड्स के रेशो जो होती कॉरस्पॉन्डिंग साइड उनके रेशो बराबर हो जाते हैं तीनों साइड्स के। तो यहाँ पे BPT नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ पे हमें अंदर वाली साइड का रेशियो निकालना है, MN और AC पैरेलल लाइन का रेशियो निकालना है। तो हम BPT की जगह सिमिलैरिटी थ्योरम लगाएंगे। तो सिमिलैरिटी थ्योरम में दिख रहा है आपको छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल B इसमें छोटे में भी आ रहा है और बड़े में भी आ रहा है तो कॉमन है। और उसके अलावा ये वाला देखो लाइन पैरेलल है अगर तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो ये वाला एंगल BMN BAC के बराबर हो जाएगा, है ना, MA के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो जाए, छोटे का ये वाला एंगल भी दोनों में आ रहा है और ये वाला एंगल ये इसके बराबर है बड़े वाले के, तो ये ट्राइंगल BMN देखो इसको ऐसे मैंने इसको सिंगल कट लगाया क्योंकि दोनों में आ रहा है और ये वाला इसके बराबर है तो इसको डबल कट से शो कर दिया क्योंकि ये इसके बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग। अब आप नाम कैसे लिख रहे हो छोटे ट्राइंगल का, BMN। तो BMN को कैसे आपने रोटेट किया, एक कट से दो कट पे, है ना, BMN। तो इसको भी बड़े को भी कैसे रोटेट करोगे, एक कट से दूसरे कट पे, BAC। तो BAC इसका नाम। तो ये सिमिलर अगर आप ध्यान से सही से नाम लिखोगे तो आपके जो रेशो बनेंगे ना कॉरस्पॉन्डिंग वाले वो सही बनेंगे। तो क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल सिमिलैरिटी से दो एंगल बराबर तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। नाम ध्यान से लिखना है। देखो एक कट से इसको डबल कट पे घुमाया ना, क्योंकि इसका ये वाला तो दोनों में आ रहा है, ये वाला इसके बराबर आ रहा है इसलिए मैंने दोनों पे डबल कट लगाया। फिर ये वाला ट्राइंगल का नाम एक कैसे रोटेट करके लिखा, एक कट से डबल कट पे ऐसे। तो इस बड़े वाले को कैसे रोटेट करोगे, एक सिंगल कट से डबल कट पे ऐसे। इससे क्या होगा, आपके रेशो सही बनेंगे। BM की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आ जाएगी, BA। MN की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आ जाएगी, AC। MN के साथ AC बन जाएगी। और तीसरा BN के साथ BC कॉरस्पॉन्डिंग बनाने ना, BN है ऐसे लिया है आपने फर्स्ट और थर्ड, तो इसका भी BC लेना पड़ेगा। तो ये तीनों रेशो क्या हो जाएंगे, जब ट्राइंगल सिमिलर हो तो रेशो तीनों के तीनों साइड्स के रेशो बराबर हो जाएंगे। और क्योंकि हमें बीच वाला साइड का रेशो यूज़ करना है
ये वाला रेशो यूज़ करना है, तो इसलिए हमने इन तीनों रेशो को बराबर किया। बट क्या आपको क्वेश्चन में बी एम अपॉन बी ए, बी एन अपॉन बी सी दिया हुआ है रेशो वाइज? नो, आपको बी एम अपॉन ए एम दिया है, जबकि यहाँ पे मेरा बी एम अपॉन ए बी आ रहा है, जबकि इनका बी एम अपॉन ए एम आ रहा है ना। तो मुझे तो बी एम अपॉन बी ए निकालना पड़ेगा, या फिर बी एन अपॉन बी सी लाना है, जबकि यहाँ पे तो इन्होंने बी एन अपॉन सी एन लिखा हुआ है। तो मुझे ये थोड़ी ना दिए हुए डायरेक्ट ये वाले रेशो थोड़ी ना दिए, ये तो बी एन अपॉन एन सी, यानी ये अपॉन बी एम अपॉन ए एम, ये वाला रेशो दिया है, जबकि मुझे ये अपॉन बड़ा वाला चाहिए, ये अपॉन बड़ा। तो हमें दिख रहा है कि बी एन अपॉन एन सी हाफ है ना। तो अगर मेरे को बी एन के साथ बी सी चाहिए, तो देखो यहाँ पे बी एन 1 पार्ट है और एन सी 2 पार्ट है, और बी सी के अंदर देखो ये बी सी ये पूरी है ना, तो बी सी के अंदर बी एन भी आ रहा है और एन सी भी आ रहा है। तो अगर बी एन 1 पार्ट है और एन सी 2 पार्ट है, तो बी सी कितना पार्ट हो जाएगा? टोटल 3 पार्ट हो जाएगा ना, खुद सोचो। तो बी एन एन सी, क्योंकि मेरे को बी एन अपॉन बी सी बनाना है, क्योंकि ये एम एन अपॉन ए सी जो निकालना है हमको, वो बी एन अपॉन बी सी के बराबर है, ना कि बी एन अपॉन सी एन के बराबर। तो हमें तो क्वेश्चन में ये दिया है बी एन अपॉन सी एन हाफ, तो हम बी एन अपॉन बी सी बनाना चाहते हैं अगर, तो हमें पता है बी एन अपॉन बी सी किससे बना है? बी एन तो एज इट इज़ ऊपर है, क्योंकि इसके ऊपर एज इट इज़ है, बट बी सी को हमने कैसे ब्रेक किया? बी एन प्लस एन सी में। और हमें पता है बी एन तो 1 पार्ट है और एन सी 2 पार्ट है, तो 1 और 2 कितना पार्ट हो जाएगा? 3 पार्ट। तो यानी कि ये 1 पार्ट है और ये 1 और 2 3 पार्ट है, तो यानी ये के से के कट जाएगा, ये ऊपर के भी आया नीचे भी के आया, तो ये 1/3, यानी बी एन अपॉन बी सी जो मुझे यहाँ चाहिए था वो 1/2 नहीं है, वो 1/3 आ रहा है। सेम ऐसे ये भी 1/3 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि ये जो रेशो आया, ये 1/3 आया, जबकि ये रेशो जो था वो हाफ था। तो हमने ये वाला रेशो निकाल लिया 1/3, और ये वाला इन तीनों के तो बराबर है, तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा? 1/3। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको ये वाले रेशो दिए हुए, ये अपॉन ये, जबकि मुझे चाहिए क्या? ये अपॉन ये। तो सोचो ये अपॉन ये 1/2 है, तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा? टोटल 3 हो जाएगा, तो ये रेशो 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इफ़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 को प्राइम नंबर्स है, ए एंड बी आपको फाइंड करना था, बोला था कैसा है। तो ये क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले ही आपको करा रखा था, वैसे तो सारे क्वेश्चन करा रखे थे, बट ये तो एग्जैक्ट मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर 2 को प्राइम नंबर होते हैं, तो जो ए और बी होते हैं ना, वो भी को प्राइम नंबर ही होते हैं, ठीक है। यानी उल्टा भी बोल सकते हो, अगर ए और बी को प्राइम नंबर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी को प्राइम नंबर होते हैं। लाइक आप बोलो कि 3 और 5 है, तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, 3 और 5, तो अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो इनका जब मैं स्क्वायर करूँगी ना, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 और 25 में भी कोई कॉमन फैक्टर आएगा? नहीं आएगा। तो अगर ए और बी को प्राइम है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी को प्राइम होते हैं, या फिर उल्टा बोलो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को प्राइम है, तो ए और बी भी कैसे होंगे? को प्राइम होंगे, यानी उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे ए और बी भी क्या हो जाएंगे? को प्राइम। इवन ए क्यूब बी क्यूब भी क्या आ जाएंगे? को प्राइम आ जाएंगे, कोई भी पावर हो वो भी क्या हो जाएगी? को प्राइम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,